दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक क्लास में सभी घास के मैदान खत्म करने के लिए इतनी शानदार तरीके से समझाया गया है कि एग्जाम में एक नंबर जरूर पक्का होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम भूगोल के एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन अक्सर हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज हम दुनिया भर के प्रमुख घास के मैदानों की सैर करेंगे। देखिए, ये सिर्फ खाली बंजर मैदान नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा एकदम सरल हिंदी में होगी, ताकि इन भारी भरकम भौगोलिक अवधारणाओं को हम बिल्कुल आसानी से समझ सकें। तो अपना ध्यान यहीं रखिएगा, क्योंकि आज बहुत कुछ नया और मजेदार सीखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि घास के मैदान आखिर है क्या। फिर हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रेरी और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड की ओर। चौथे हिस्से में हम कुछ अन्य मैदानों को जानेंगे और उन्हें याद रखने की कुछ बहुत ही शानदार तरकीबें भी सीखेंगे। और अंत में बात होगी इनकी पारिस्थितिकी और हमारे भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, घास के मैदान क्या हैं। आइए बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जब भी हम घास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद किसी लॉन या क्रिकेट के मैदान में उगी हुई वो छोटी छोटी हरी घास, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या खेतों में लहराने वाला गेहूं का पौधा या चावल की फसल, क्या ये भी घास हो सकते हैं? सच मानिए, विज्ञान की भाषा में जिन पौधों का तना कमजोर होता है उन्हें घास की श्रेणी में ही रखा जाता है। यानी हमारी रोजमर्रा की रोटी और चावल भी तकनीकी रूप से घास ही है ना? ये एकदम चौंकाने वाली बात। तो अगर कोई पूछे कि घास के मैदानों की असली परिभाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह का वो 1/4 हिस्सा है जो मुख्य रूप से घास से ढके हुए हैं। देखिए, जिन जगहों पर पेड़ ही पेड़ होते हैं उन्हें हम जंगल कह देते हैं, लेकिन जहां हर तरफ सिर्फ घास ही घास हो वो घास के मैदान कहलाते हैं। एक बात यहाँ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई जगह घना जंगल बनेगी या घास का एक विशाल समंदर, ये कोई जादू नहीं है। ये पूरी तरह से वहाँ की जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करता है। जलवायु ही यहाँ की असली बॉस है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। प्रेरी, उत्तरी अमेरिका का वो हिस्सा जिसे विश्व का अन्नागार भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के इन मैदानों का नजारा ना सच में कमाल का है। प्रेरीज को अगर आप देखें तो ये पश्चिम में रॉकी पर्वतों और पूर्व में ग्रेट लेक्स के बीच फैले हुए हैं। ये इलाके ज्यादातर समतल होते हैं या इनमें बहुत ही हल्की सी ढलान होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पेड़ बिल्कुल नहीं होते। यहाँ 2-2 मीटर तक ऊंची घास उगती है। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो लगेगा जैसे जमीन पर कोई घास का विशाल सागर लहरा रहा हो। और इस घास के समंदर में कोई तो रहता होगा, है ना? यहाँ कई जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन सबसे खास है अमेरिकी बाइसन, जिसे हम अमेरिकी भैंस भी कहते हैं। एक वक्त था जब ये विशाल जीव इस पूरे इलाके का राजा हुआ करता था, लेकिन दुख की बात है कि लोगों ने इसका इतना अंधाधुंध शिकार किया कि ये लगभग खत्म ही होने वाला था। शुक्र है कि अब इसे सुरक्षित प्रजातियों की सूची में डालकर इसका संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ की जीवन शैली की बात करें तो जिन इलाकों में बारिश थोड़ी कम होती है वहाँ घास की ऊंचाई छोटी रह जाती है, और ये छोटी घास मवेशियों को पालने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। यहाँ बड़े बड़े मवेशी फार्म होते हैं जिन्हें रैंच कहा जाता है, और इन विशाल रैंच को संभालने वाले मेहनती लोगों को ही हम काउबॉय कहते हैं। ये कोई फिल्मों वाली आसान जिंदगी नहीं है, ये बहुत ही कड़ी मेहनत और पसीने वाला काम है। लेकिन प्रेरीज की असली ताकत कुछ और ही है, और वो है वहाँ की खेती। यहाँ के किसानों ने वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक तकनीक जैसे ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर का इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है कि उत्तरी अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक बन गया है। यहाँ इतनी भारी मात्रा में गेहूं पैदा होता है कि प्रेरीज को दुनिया का अन्नागार यानी अनाज का भंडार कह दिया गया। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा डेयरी उद्योग भी है, और कोयले व लोहे की खदानों ने इसे एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी बना दिया है। अब रुक करते हैं भाग 3 का, वेल्ड, जो है दक्षिण अफ्रीका का गौरव। वेल्ड का भूगोल हमारे प्रेरी से थोड़ा अलग है। ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वतों से घिरे हुए ऊंचे नीचे पठार हैं, जिनकी ऊंचाई 600 से 1100 मीटर तक होती है। लेकिन यहाँ सतह के ऊपर जो है उससे कहीं ज्यादा कीमती वो है जो जमीन के नीचे छिपा है। जी हाँ, खनिज, विशेष रूप से सोना और हीरा। किम्बरले की वो मशहूर हीरे की खदान यही है जिसने इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्रेरी के मुकाबले अगर देखें तो वेल्ड में वनस्पति थोड़ी कम होती है। यहाँ मुख्य रूप से लाल रंग की घास देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ का वन्यजीव वो बहुत ही रोमांचक है। यहाँ आपको शेर, तेंदुए, चीते और कुडू जैसे शानदार जानवर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब इन दोनों क्षेत्रों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये तुलना परीक्षाओं के लिए बहुत काम की है। एक तरफ है उत्तरी अमेरिका का प्रेरी जो अपनी खेती, गेहूं के बम्पर उत्पादन और काउबॉयज के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ है दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, जिसकी धड़कन वहां की खदानों यानी सोने और हीरे और भेड़ पालन में बसती है। यहाँ मेरिनो नाम की भेड़ खास तौर पर ऊन के लिए पाली जाती है। दोनों घास के मैदान हैं, लेकिन दोनों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग दिशा में जाती है। अब आते हैं भाग 4 पर, कुछ अन्य मैदान और उन्हें हमेशा के लिए याद रखने की कुछ मजेदार तरकीबें। प्रेरी और वेल्ड तो हो गए, लेकिन दुनिया में 2 और बड़े नाम हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है पंपस। ये दक्षिण अमेरिका के बहुत ही उपजाऊ घास के मैदान हैं जो मुख्य रूप से अर्जेंटीना में फैले हैं। और दूसरा नाम है स्टेपीज। ये यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया के अंदरूनी हिस्सों में फैले विशाल घास के मैदान हैं। अब वो हिस्सा जिसका शायद आपको इंतजार था, इन्हें याद कैसे रखें?
सवाना घास के मैदानों के लिए जरा कल्पना कीजिए कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने विदेशियों को अपने यहाँ से रवाना कर दिया। तो रवाना से याद रहेगा सवाना, है ना आसान। दूसरी तरकीब सुनिए। अभी हाल ही में क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बहुत अच्छा खेला, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वेल डन। बस इसी वेल डन से आपको याद आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड। और भी तरकीबें हैं। मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है आपको भूख लगेगी, आप हंग्री महसूस करेंगे। तो पुस्तक से हो गया पुस्ताज मैदान और हंगरी से देश का नाम हंगरी। एक और देखिए, अगर किसी को कहीं से लाना हो तो जाहिर है एक वैन की जरूरत पड़ेगी ही, तो लाना से हुआ लानोस मैदान और वैन से वेनेजुएला। इन मजेदार शॉर्टकट्स के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी भाग 5 पर आते हैं, पारिस्थितिकी और भविष्य संतुलन की आवश्यकता। तो इतनी सारी बातों के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबके सामने खड़ा होता है वो ये है कि चाहे वो प्रेरी में अंधाधुंध खेती हो या वेल्ड में खनिजों को निकालने की होड़, इंसानों ने इन क्षेत्रों का बहुत गहराई तक इस्तेमाल किया है। इसके नतीजे में बाइसन जैसी मूल प्रजातियों पर संकट आया और वहां की प्राकृतिक वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंचा। आज सवाल यह है कि विकास की इस रफ्तार और प्रकृति के संरक्षण के बीच का संतुलन हम कैसे बनाएंगे और कब तक? इन विशाल घास के मैदानों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कदम उठाते हैं। तो सोचने के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यही